अभी फिलहाल में जो एपिसोड चल रहा है यूरोप में रशिया और यूक्रेन के बीच में, तो उसके सीड्स वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस हुई थी, तो उसमें मिलते हैं हमें। के पास वार्म पोर्ट्स बहुत कम है। वार्म पोर्ट्स ऐसे होते हैं कि मतलब जिन पोर्ट्स के ऊपर हम व्यापार कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। ऐसे क्या कंपल्सिव पुतिन को लगा कि मुझे यूक्रेन पे वॉर करना चाहिए, या ऐसा क्या मतलब वो टाइम भी आप बताइए कि क्या हुआ था कि वॉर छेड़नी पड़ी? नेटो की जो गतिविधियां देख के रशिया घबरा गया था ना, तो रशिया ने अपना वार्सा पैक्ट शुरू किया था। पहले रशिया को या फिर पुतिन को लगा कि 1-2 महीने में हम पूरा वॉर खत्म कर देंगे, कीव के ऊपर हम झंडा लगा देंगे, वॉर खत्म हो जाएगा। लेकिन पुतिन के नसीब में था जेलेंस्की। क्या ये तभी से चलता आ रहा है जो कोल्ड वॉर की हम बात सुन रहे हैं? जब हॉट वॉर खत्म हुआ, कोल्ड वॉर शुरू हुआ यूएसए रशिया यस, के। तो क्या ये उसी का हिस्सा है और उसी का एक्सटेंशन है, और क्या यूएसए फिर से प्रॉक्सी खेल रहा है? मतलब जो पॉलिटिकल जो चीजें होती है वो कि ऐसी चीजें नहीं होती कि बस मेरा मूड है यूक्रेन घूमने का तो मैं गया। पूरी स्ट्रेटेजी होती है उसके पीछे। यूक्रेन रशिया पे बहुत सारी वीडियोस बनी है जो मैंने देखी है, लेकिन इतना हिस्ट्री में जाके किसी ने समझाया हो, ये मुझे लगता है हमारी पॉडकास्ट पे हुआ है। नमस्कार एंड वेलकम गाइस, आपका फिर से स्वागत है हमारे एक तड़कते भड़कते एपिसोड में। आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं यूक्रेन रशिया वॉर के बारे में। पिछला एपिसोड हमने अभिषेक बोर के साथ किया था और लोगों को बहुत पसंद आया है वो एपिसोड। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें करते हैं अभिषेक हमारे साथ और लोगों को वो बातें बहुत पसंद आती है। ये भी एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आपका स्वागत है पहले तो अभिषेक, और आपने हमें या टाइम दिया, उसके लिए बहुत-बहुत ग्लैड धन्यवाद। टू बी हियर अगेन ऑन योर प्लेटफॉर्म। आई होप इट्स इंटरेस्टिंग। थैंक्स अभिषेक। तो सीधा मुद्दे की बात करते हैं अभी। यूक्रेन रशिया, ये मामला शुरू कहाँ से हुआ? क्या था उसके मतलब डिटेल्स क्या थे कि किस तरीके से इसको शुरू किया गया? या क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, सिचुएशंस थे? प्लीज़ आप एक्सप्लेन कीजिए। अभी फिलहाल में जो एपिसोड चल रहा है यूरोप में रशिया और यूक्रेन के बीच में, तो उसके सीड्स वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस हुई थी, तो उसमें मिलते हैं हमें। तो वो ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस, ये ट्रीटी एक तरह से सैंक्शन था जर्मनी के ऊपर। तो जर्मनी को बहुत ज्यादा ह्यूमिलेट किया गया उस ट्रीटी के तहत। तो इसलिए जो हिटलर का जो राइज हुआ, उसका एक रीजन ये भी माना जाता है कि ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस में बी द रीजन ऑफ राइज ऑफ हिटलर। तो उसके तहत हिटलर को अपनी ग्लोरी, जर्मनी की जो ग्लोरी थी, उसको वापस रिस्टोर करना था। तो इसलिए हिटलर ने अपनी गतिविधियां स्टार्ट की जब वो पावर में आया 1939 में। उसके बाद उसने अपनी गतिविधियां करना स्टार्ट किया। तो उसी गतिविधि के तहत उसने 3 ट्रीटीज की। एक तो ऑस्ट्रिया के साथ एक ट्रीटी की थी, देन उसके बाद जापान के साथ की थी एक ट्रीटी, और एक ट्रीटी सीक्रेटली रशिया के साथ की थी। तो उस ट्रीटी को हम बोलते हैं मॉल्टो रिबेंट्रॉप पैक्ट। तो मॉल्टो रिबेंट्रॉप पैक्ट के तहत ये एक सीक्रेट ट्रीटी थी, मतलब ऐसी ओपनली नहीं की गई थी। तो उसके अकॉर्डिंग हुआ ये था कि जब हिटलर पोलैंड के ऊपर स्ट्राइक करेगा, तब रशिया ईस्ट साइड से करेगा स्ट्राइक उसी वक्त। और जब पोलैंड के ऊपर कॉन्कर किया जाएगा पोलैंड, तो आधा पोलैंड रशिया को मिलेगा और आधा पोलैंड जर्मनी को मिलेगा। तो ये ट्रीटी थी। और एज पर दैट ट्रीटी जर्मनी ने पहले चेकोस्लोवाकिया के ऊपर अटैक किया। और जैसे ही जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर अटैक करना स्टार्ट किया वेस्ट साइड से, तो रशिया ने एज पर द फैक्ट उसने भी ईस्ट साइड से अटैक करना स्टार्ट किया। तो उसके बाद हुआ क्या कि अ, रशिया को लगा कि जर्मनी अब रुकेगा यहाँ पर। बट जर्मनी वहां पे रुका नहीं। जर्मनी ने अपना जो अग्रेशन है वो रशिया के ऊपर भी दिखाना स्टार्ट कर दिया। तो इससे रशिया इनसिक्योर फील किया रशिया ने। तो रशिया ने अलाइड ग्रुप को ज्वाइन किया था। और जैसे कि बाकी कहानी हमें वर्ल्ड वॉर 2 की पता है, जर्मन आर्मीज को कैसे डिफीट हुआ बाद में, एक्सिस पावर के ऊपर अलाइज ने कैसी विक्ट्री पाई, वो सब हम हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, राइट। तो
अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है करंट जो एपिसोड हुआ है उसके ऊपर, राइट? तो रशिया, सबसे पहली बात तो यह है कि रशिया को पोलैंड चाहिए क्यों था, राइट? आधा पोलैंड रशिया को चाहिए क्यों था? इसका रीजन ज्योग्राफी में मिलता है हमें। वैसे तो रशिया देखा जाए तो सभी सबसे दुनिया का सबसे बड़ा देश जो है वो रशिया है। और रशिया अपने सभी साइड से उसको एक ज्योग्राफिकल एडवांटेज मिलती है कि नॉर्दर्न साइड से आर्कटिक सी के तक उसका बॉर्डर है, और ईस्टर्न साइड पे बैरेंट सी करके एक जगह है, और वहां तक उसका जो एक्सपांशन है वो हो चुका है, तो मतलब मतलब एक्चुअली मेजर। रशिया रशिया एशिया में भी आता है और यूरोप में भी आता है, एग्जैक्टली। दोनों में और फैला है। रशिया की रशिया की बाउंड्रीज ज्यादातर ओशंस को या सी को मिलती है। और जो बाउंड्रीज मंगोलिया या फिर चाइना या फिर अ, कजाकिस्तान से जो मिलती है बाउंड्री, तो उसमें ज्यादातर हम पाते हैं कि वो माउंटेनियस रीजन है, तो वहां से कोई इन्वेजन होने के चांसेस बहुत कम है। तो बचता सिर्फ इन्वेजन होने का चांस इसी साइड से है, वेस्ट साइड से। और ज्योग्राफिकल कंडीशन ऑफ रशिया इज सच कि उनके ज्यादातर प्लेसेस बहुत ज्यादा माउंटेनियस और आइस कवर रहता है मोस्ट ऑफ द रीजन पे रशिया के। तो ज्यादातर उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी हम पाते हैं कि वेस्ट साइड पे है। और वेस्ट साइड पे होने का ये मतलब है कि वेस्ट साइड वल्नरेबल भी है उतनी। और उसका रीजन भी एक है कि जो बाल्टिक सी है और कैरापेथियन जो माउंटेन रेंज है, उसके बीच से कंटिन्यूस एक प्लेन जाती है, प्लेन रीजन है उसमें से। मतलब बाकी सारा जो रीजन है उसका वो सेफ है, और सेफ भी है, और दूसरी कंडीशन ये है कि वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी भी कम है। लेकिन वेस्ट साइड का जो रीजन है वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी भी ज्यादा है, और क्योंकि वहाँ पे कोई माउंटेनस रीजन नहीं है, वहाँ पे कोई आइस कवर नहीं है, तो वो रीजन ज्यादा वल्नरेबल है किसी इन्वेजन के लिए। हुँ। सो रशिया फ्रॉम स्टार्टिंग दे वांट कि दे शुड हैव एनी बफर स्टेट so that they can reduce the influence of western powers. ओह! अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो इसलिए उनको एक बफर स्टेट चाहिए, और यूक्रेन इज दैट बफर स्टेट। अच्छा मतलब वो जो बॉर्डर पे जो उसके जैसे यूक्रेन है, उसके बाद फिनलैंड है, फिर उसके बाद फिनलैंड है, बेलारूस है। फिनलैंड सब स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में फिनलैंड है, उसके बाद लिथुविया, लिथुआनिया, लाटविया, देन यूक्रेन है, फिर जॉर्जिया है, और उसके बाद फिर सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, मंगोलिया, चाइना, हाँ। एटसेट्रा। इधर इधर से मतलब ईस्ट ईस्ट साइड से तो वो पूरा मतलब बाउंड्रीज़ है उसकी और वो भी सेफ बाउंड्रीज़ है। या लेकिन वो भी उतनी सेफ भी बाउंड्री। सेफ नहीं है क्योंकि चाइना के साथ भी रशिया का कुछ मतलब मैंने सुना है। अगर कुछ आप एक्सप्लोर करिए इस बात को। हाँ, तो चाइना के साथ रशिया का कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन क्योंकि उनकी आइडियोलॉजीज काफी हद तक मैच करती है, तो और दे बोथ कंट्रीज कैन नॉट अफोर्ड ईच अदर्स अपोजिशन, बिकॉज उनके सामने नेटो जैसी बहुत बड़ी एक फोर्स है। हाँ। तो दे कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज कि ठीक है हम चाइना के साथ भी झगड़ा कर सकते हैं तो भी चलेगा, रशिया के साथ भी कर सकते हैं तो भी चलेगा, नहीं। इवन दे वांट मेजर कंट्रीज टू हैव टुगेदर लाइक इंडिया, उसके बाद ईरान, ये सब कंट्रीज भी उनको चाहिए। रशिया का क्या है कि रशिया को नेटो का बहुत बड़ा खतरा है अभी फिलहाल में। और हम आगे डिस्कस करेंगे तो तब तो ये डिसाइफर होगा ही ये चीज कि रशिया के लिए क्यों ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि इन्वेजन करना यूक्रेन के ऊपर। अगर हम पुतिन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचते हैं ना, तो फिर हम एग्जैक्ट उसको रियलाइज कर सकते हैं कि पुतिन के दिमाग में अभी क्या चल रहा होगा। इसी इसी बात पे हम चलने से पहले एक सवाल बस मेरा है कि चाइना की मतलब जो आइडियोलॉजी है, भले ही दोनों की कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है, रशिया और चाइना की, या फिर भी जो उसका नज़रिया जो हम बोलते हैं इंस्टिंक्ट इंस्टिंक्ट जो रहता है, वो एक्सपांशनिस्ट है चाइना का। या तो उससे क्या रशिया रशिया को खतरा हो सकता है? क्योंकि पिछली बार भी शायद कुछ वॉर हुई थी इन दोनों के बीच में एक एरिया को लेके चाइना और रशिया के बॉर्डर के जो या एरिया है, वो चाइना कब्ज़ा करना चाहता था। तो क्या मतलब आगे कुछ ऐसा हो सकता है कि चाइना और रशिया में ही वॉर हो जाए? आई डोंट थिंक सो, इसके चांसेस बहुत कम है।
चुटपुट लड़ाइयाँ चलती रहेगी दोनों कंट्रीज के बीच में, कॉन्फ्लिक्ट्स। क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स इसलिए भी होते हैं क्योंकि जब हम अपना किसी प्रेशर बनाना हो तो किसी कंट्री के ऊपर, तब इस टैक्टिस का यूज किया जाता है कि ठीक है, ये सपोज विवाद है हम दोनों कंट्रीज के बीच में, तो इसका यूज हम सामने वाली कंट्रीज के ऊपर प्रेशर डालने के लिए कर सकते हैं। तो बस ये एक टैक्टिक है, उसके उसके अलावा इसका कुछ ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। और यहाँ तक कि अगर हमें चाइना के साथ यहाँ पर मतलब इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, अगर हमें चाइना के साथ अपने संबंध अगर सुधारने हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं उनको रिजोल्व करना है, तो ये मेरा 100% कहना है कि मतलब मानना है कि उसमें रशिया बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करने वाली है। अच्छा, मतलब इंडिया और चाइना के बीच में रशिया। या क्योंकि अ, रशिया अफोर्ड नहीं कर सकता इंडिया के साथ दुश्मनी मोल लेना। और हुँ, साथ में अगर रशिया को सपोर्ट करना है ग्लोबल लेवल पे, पर हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारा नॉन अलाइंड पॉलिसी जो है हमारी, हम ना यूएस के फेवर में है ना रशिया के फेवर में। बट अगर हमें रशिया को अगर हमारा सपोर्ट चाहिए, तो हमारी सबसे पहली ये रिक्वायरमेंट होगी कि जो चाइना के साथ हमारा विवाद है उसको हाँ, पहले रिसॉल्व किया जाए। तो ये टैक्टिस का यूज हम भी कर सकते हैं। ये अ, मतलब ये कभी मैंने सोचा नहीं था और ये जो चीज़ें आपने अभी डिस्कस की है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी वीडियो में कहीं भी आपको ये रेफ़रेंस मिलेगा क्योंकि यूक्रेन रशिया पे बहुत सारी वीडियोज़ बनी है जो मैंने देखी है। लेकिन इतना हिस्ट्री में जाके किसी ने समझाया हो ये मुझे लगता है हमारी पॉडकास्ट पे हुआ है और वो भी अभिषेक के साथ। तो थोड़ा हम टॉपिक से थोड़ा-सा अलग गए थे, बातें बहुत अच्छी हुई, इंटरेस्टिंग थी वो बातें। लेकिन वापस टॉपिक की ओर आते हैं, तो क्या ऐसे क्या कंपल्सिव पुतिन को लगा कि मुझे यूक्रेन पे वॉर करना चाहिए या ऐसा क्या मतलब वो टाइम भी आप बताइए कि क्या हुआ था कि वॉर छेड़नी पड़ी? मतलब वॉर ऐसे छोटी-मोटी ओके, चीज़ थोड़ी है कि उन्हें भी पता है कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं। फिर भी उसने एग्जैक्टली। पुतिन ने वॉर शुरू की, तो इतना क्या हुआ था उस वक़्त कि उसको वॉर शुरू करनी ही पड़ी? ओके, सो क्या हुआ था कि जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हो गया था, तब जब रशियन ट्रुप्स जब ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो है, मतलब उनमें जेकोस्लोवाकिया आती है, उसके बाद रोमानिया आती है, बल्गेरिया आती है, अल्बानिया, ये सब कंट्रीज जो ईस्टर्न यूरोप में आती है, उसमें रशिया के ट्रुप्स थे। और जैसे ही वर्ल्ड वॉर टू खत्म हो गया, बाकी सब कंट्रीज ने डीकॉलोनाइजेशन, डी एस्केलेशन की प्रोसेस स्टार्ट कर दी थी। लेकिन रशिया ने ये करने से साफ मना कर दिया, क्योंकि रशिया को उनका एजेंडा भी तो आगे ले जाना था, उनकी आइडियोलॉजी भी उनको आगे ले जानी थी। तो मतलब रशिया का वर्ल्ड वॉर टू में सबसे ज्यादा रशिया की जो फोर्स गया है, या फिर रशिया के ट्रूप्स जिन्होंने सबसे ज्यादा किसी अगर कंट्री के सामने अगर फाइट किया है, वो तो सिर्फ जर्मनी है। बाकी हम पाएंगे कि रशिया ने इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लिया है वर्ल्ड वॉर टू में भी। और रशिया का हिस्सा लेने का पीछे का एजेंडा भी यही था कि वो अपनी आइडियोलॉजी को आगे ले जा सके। सो उसने मना कर दिया ट्रुप्स हटाने को। तो ये सब देख के वेस्टर्न कंट्रीज बहुत चिंतित हो गई, यूएसए, यूके, फ्रांस, ये सब चिंतित हो गई कि मतलब अगर इन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो आगे जाके वो हमारे ऊपर भी इन्वेजन कर सकते हैं। और जर्मनी तब दो हिस्सों में बटा था, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी। तो ईस्ट जर्मनी तो रशिया के कब्जे में था, और ईस्ट जर्मनी के आगे क्या, वेस्ट जर्मनी, और वेस्ट जर्मनी के आगे फ्रांस, और फिर यूके, फिर यूरोप का कुछ मतलब हिस्सा बचता ही नहीं था। तो हुआ ये था कि ईस्ट जर्मनी के मतलब जर्मनी के दो हिस्से पड़े थे, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी। और जो बर्लिन शहर था, वो ईस्ट जर्मनी का हिस्सा था। और बर्लिन शहर कब्जे में रशिया के नहीं था, उसमें स्टिल फ्रांस, यूके और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस था। वो अभी तक रशिया ने इन्वेड नहीं किया था। तो इसलिए क्या हुआ कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है,
बर्लिन शहर के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा एयर ड्रॉप्स की, फूड्स एंड ऑल सप्लाइज़ पहुँचाने की पूरी कोशिश की। लेकिन रशिया ने जर्मनी के बर्लिन शहर को ही ब्लॉकहेड कर दिया। मतलब चारों साइड से उसको कैप्चर करना एक तरह से बोलते हैं उसको, और फिर आगे जाके उसको इन्वेड कर दिया। तो ये सब देख के यूएस काफ़ी चिंता में आ गया कि ये तो मतलब अब रुकने वाले नहीं है। तो फिर उन्होंने नेटो ग्रुप, जो हम बोलते हैं आज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसको फॉर्म किया। और ऐसा बहुत लोग बोलते हैं कि ये नाटो ही ये पूरे वॉर की जड़ है। तो नाटो फॉर्म हुआ 1949 को। शुरू में तो उसमें बहुत कम कंट्रीज थी, लाइक कनाडा, उसके बाद कुछ फ्रांस, यूके, ऐसी कंट्रीज थी जो फार वेस्टर्न साइड को आती है यूरोप के। इसलिए रशिया को इतना कुछ मतलब उसका लगा नहीं पहले इन्फ्लुएंस। लेकिन बाद में जैसे-जैसे उन्होंने रशिया की तरफ, जो रशिया के नज़दीक कंट्री है, उनको भी अपनी इस ग्रुप में शामिल करना स्टार्ट किया ना, तब तब रशिया चिंता में आ गया। तो हुँ। 1955 को रशिया ने भी अपना एक वार्सो पैक्ट जो बोलते हैं उसको, वो साइन किया और उसकी शुरुआत की, उनको टैकल करने के लिए। और फिर नाटो ये बोला कि नहीं-नहीं, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम इससे ज़्यादा अब एक्सपांड नहीं करेंगे। इससे ज़्यादा हम अब अच्छा, एक्सपांड नहीं करेंगे। ये लेकिन नेटो ने कहा था कि एक्सपांड नहीं करेंगे। नेटो ने कहा था अच्छा, नेटो ने कहा था। क्योंकि नेटो की जो गतिविधियाँ देख के रशिया घबरा गया था ना, तो हाँ। रशिया ने अपना वार्सो पैक्ट शुरू किया था। फिर उसके बाद बाकी गतिविधियाँ हुई और नाटो ने फिर एक स्टेटमेंट जारी की थी कि हम इससे आगे अब एक्सपांड नहीं करेंगे। लेकिन फिर 1979 में क्या हुआ कि रशिया ने अपने ट्रूप्स अफ़गानिस्तान में भेजे, वहाँ की गवर्नमेंट को हेल्प करने के लिए। तो इससे और चिंता में आ गए यूएसए। तो उन्होंने क्या किया कि नाटो के मेंबर्स बढ़ाना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रिया, फिर जॉर्जिया को नहीं किया था, जॉर्जिया को भी एप्लीकेशन जॉर्जिया ने दी है कि हमें नाटो में शामिल किया जाए। उसके पास में जो कंट्रीज़ है, जो पहले यूएसएसआर का हिस्सा थी, लाइक लिथुआनिया, हुँ। लातविया, उसके बाद बाकी कंट्रीज़ जो पहले यूएसएसआर का हिस्सा थी, अब उन्होंने इसमें नेटो ग्रुप में उन्हें जॉइन अभी किया है। अभी तो तो ये इन देखिए, इंडिया को भी इन्विटेशन आया था ना, नेटो जॉइन करने का? हाँ, इंडिया को भी आया था इन्विटेशन। इन्विटेशन आया था लेकिन हमने मना किया। हाँ, मना किया। तो तब यूएसएसआर था, अभी रशियन फेडरेशन है। तो रशियन फेडरेशन को ये चीज़, मतलब 1991 की बात कर रहा हूँ मैं। तो रशियन फेडरेशन को ये चीज़ बहुत मतलब थ्रेटन लगी कि यार, इनकी फ़ौजें तो हमारे सीधे बॉर्डर पे आके रुकी है। और अगर फिर रशिया का भी एक तरह से सही है ना, कि क्योंकि अगर सपोज़ रशिया ने अपने ट्रूप्स मेक्सिको की या कनाडा की बॉर्डर पे तैनात करे किए, तो यूएसए सुनेगा क्या वो चीज़? तो फिर, और रशिया का क्या है, रशिया के पास एक बहुत ज़्यादा ग्लोरियस हिस्ट्री है। उनका ये मानना है कि उन्होंने सेंचुरी तक इतने बड़े साम्राज्य को कायम किया, ये उनके लिए बहुत ग्लोरी की बात है। और अभी उनकी हाल ये है कि उनका जो यूएसएसआर के जो कंट्रीज़ थे पास्ट में, वो अभी नाटो के हिस्सा है। तो हुँ। ये बात रशिया को हमेशा चुभती रहती है। तो इसलिए किसी हाल में पुतिन को ये नहीं चाहिए कि यूक्रेन जाए और नेटो को जाके मिले। क्योंकि ये सीधा-सीधा फिर रशिया को ब्लॉकेड करने का स्ट्रैटेजी है, ये समझ चुका है पुतिन। ये इसलिए मतलब मैं उसको एक ये वॉर एग्ज़ाम्पल पे जाना बहुत ज़्यादा कंपल्सिव है। एक एग्ज़ाम्पल लेके मैं अगर व्यूअर्स को समझाना चाहूँ, तो ये इसी तरीके से है कि जैसे इंडिया पाकिस्तान और इंडिया का जो हिस्सा पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड और उसमें आके पाकिस्तान किसी और एडवर्सरी जैसे कि चाइना की ट्रूप्स वहाँ डिप्लॉय करे, तो ये हमें हमारे लिए तो बड़ा खतरा होगा ही और एग्ज़ैक्टली, हम भी तो एक्शन लेंगे ही उसके खिलाफ। क्योंकि एग्ज़ैक्टली। एक्चुअली एक वो तो इल्लीगली ऑक्युपाइड है और उसमें किसी और के ट्रूप्स लाए जा रहे हैं। वैसे तो अभी तो सीपीसी भी जो सीपेक है उनका, वो भी गिलगिट सिपेक। बाल्टिस्तान से जा रहा है। तो मुझे तो लगता है वो भी एक वायलेशन ही है। और कुछ लेंगे मुझे लगता है एक्शन इसके बारे में इंडियन गवर्नमेंट। लेकिन वो मुझे लगता है सही वक़्त के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, सही टाइम आने का। यस। हाँ,
और क्या है ना कि सिर्फ अगर बात मिलिट्री तक ही लिमिटेड होती तो भी एक बारी का हम सोच सकते हैं, हाँ, लेकिन ये बात सिर्फ मिलिट्रिकली इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बात पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली दोनों चीजों के तहत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इकोनॉमिकली इस वजह से है, क्योंकि रशिया एक तो फार नॉर्दर्न साइड पे है, तो इसलिए उनके पास वार्म पोर्ट्स बहुत कम है। वार्म पोर्ट्स ऐसे होते हैं कि मतलब जिन पोर्ट्स के ऊपर हम व्यापार कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। तो रशिया के नॉर्दर्न साइड पे तो बर्फ पड़ी रहती है सालों में, 12 ही महीने उनके ऊपर बर्फ पड़ी रहती है, तो दे आर नॉट एक्सेसिबल फॉर ट्रेड। तो रशिया के पास ऐसे तीन जो मेजर ट्रेड ट्रेड पोर्ट्स है, उनमें एक आता है कि सेंट पीटर्सबर्ग पोर्ट, फिर सॉरी, उसके बाद नोरोसिस्क एक नाम का एक पोर्ट है उनका, जो बारबोसा स्ट्रेट के तहत टर्की से आगे जाके अटलांटिक ओशन में जाके मिलता है। और जो लोदोस्कोप नाम का एक पोर्ट है, जो जापान के सी के करीब है, और आगे जाके उसको जापान के स्ट्रेट से पैसिफिक ओशन में उसको एक्सेस मिलता है। तो ये तीन मेजर पोर्ट्स है रशिया के पास। लेकिन इन तीन मेजर पोर्ट्स के जो नजदीकी कंट्रीज है, जैसे कि जो पहला सेंट पीटर्सबर्ग पोर्ट जो है, उसकी नजदीकी कंट्री है डेनमार्क, वो नेटो का हिस्सा है। तो उनका ट्रेड की सभी गतिविधियों को गतिविधि के ऊपर वो नजर रख सकता है। सेकंड, जो नोरोसिस्क नाम का जो पोर्ट है, वो जाता है बरबोसा स्ट्रेट के होते हुए अटलांटिक ओशन में, और वहाँ पे है टर्की, टर्की भी नेटो का हिस्सा है। और व्लादिवोस्तोक जो ट्रेड है ईस्टर्न साइड पे रशिया के, वहाँ पे है जापान, जापान भी नेटो का हिस्सा है। तो मतलब सभी साइड से हुँ। रशिया को इन्होंने पूरी तरह घेर लिया है। तो रशिया को क्रम्बल करने में इतना टाइम नहीं लगेगा इनको। अगर इनकी कमर ही तोड़नी है तो इकोनॉमिकल सैंक्शंस इनके ऊपर लगा दो, या फिर इकोनॉमिकली इनको ब्रेक डाउन करो, क्रम्बल करो, फिर सप्लाईज नहीं पहुंचेगा। ट्रेड अगर फ्लरिश नहीं किया तो मिलिट्री को कैसे पहुंचेंगे वो लोग। तो इस बात से मतलब अगर पुतिन की जगह पे हम है तो हम भी क्या सोच सकते हैं कि अ, इतना ब्लॉकेड करने की कोशिश की जा रही है, थोड़ा सा डोमिनेंस तो दिखाना पड़ेगा। तो और यूक्रेन की खासियत क्या है कि यूक्रेन यूक्रेन में जो नदी बहती है, उसकी वजह से वहाँ के आजू बाजू का जो रीजन है, उसके बैंक्स का रीजन है, वो बहुत फर्टाइल रीजन है। वहाँ पे ब्लैक सी है और ब्लैक सॉइल है, तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा ग्रेन्स हम उगा सकते हैं। इनफैक्ट यूक्रेन बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है अफ्रीकन कंट्रीज को, ग्रेन के लिए। सो रशिया वांट्स कि मुझे लगता है यूक्रेन कि कैसे भी करके कब्जे में। ये यूरोप को भी यूक्रेन ही सप्लाई करता है ना? ग्रेन्स? या ब्रेड बास्केट जो ब कहा जाता है यूक्रेन को, यूरोप में। यूक्रेन इज मेजर प्लेयर इन ट्रेड। अच्छा, सो यूक्रेन का इम्पोर्टेंस वो भी है। हाँ। या आप बोल रहे थे कुछ कंटिन्यू हाँ, तो कर यूक्रेन का इम्पोर्टेंस वही है कि ट्रेड के लिए मेजर सप्लाई एक्सपोर्टर है, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फर्टाइल जमीन है। हुँ, रशिया में क्या है कि रशिया में ज्यादा फर्टाइल जमीन नहीं है। यूराल माउंटेन के ईस्ट वेस्टर्न साइड, उसी में कुछ रीजन है जो फर्टाइल है, वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी भी ज्यादा है। वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट वाटर शॉर्टेज कमी है वहाँ पे थोड़ी सी। तो यूक्रेन में वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर से फर्टाइल जमीन है, हुँ, और एक बफर स्टेट भी चाहिए रशिया को। तो इसलिए यूक्रेन पाना रशिया के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके जस्ट नीचे, यूक्रेन के जस्ट नीचे मतलब सदर्न साइड पे एक क्रीमिया नाम का एक प्लेट्यू है, क्रीमिया। रशिया ने उसको 2014 में कैप्चर किया है। हुँ, क्रीमिया कैप्चर इसलिए किया, और क्रीमिया इजीली कैप्चर इसलिए हुआ क्योंकि क्रीमिया क्रीमिया में बहुत ज्यादा प्रो रशियन लोग रहते थे या फिर रहते हैं। तो उसकी वजह से रशिया को इतनी मुश्किल नहीं हुई क्रीमिया को अनेक्स करने में। लेकिन अब क्रीमिया का इस्तेमाल किया जा रहा है यूक्रेन को इन्वाइट करने में, और ऊपर से बेलारूस जो रशिया का खास दोस्त माना जाता है, उसके ऊपर से कीव के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा है रशिया। पहले रशिया को या फिर पुतिन को लगा कि 1-2 महीने में हम पूरा वॉर खत्म कर देंगे, कीव के ऊपर हम झंडा लगा देंगे, वॉर खत्म हो जाएगा। लेकिन पुतिन के नसीब में था जेलेंस्की।
पहले रशिया क्या करता था कि यूक्रेन यूक्रेन में किसी भी रशिया की पपेट गवर्नमेंट बैठा दी, फिर रशिया को जैसे पॉलिसी इम्प्लीमेंट करनी है, उसको वो गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करेगी। लेकिन इस बार हुआ उल्टा, पुतिन निकला फाइटर, सॉरी जेलेंस्की निकला फाइटर। तो जेलेंस्की ने इतनी टफ फाइट दी पुतिन को, पुतिन पुतिन ने कभी सोचा भी नहीं होगा इतना। हुँ, क्योंकि 500 दिन से भी ज़्यादा हो चुके हैं वॉर को शुरू होके। या और बिल कुछ लाइक कीव के जस्ट ईस्टर्न साइड पे एक शहर है, खार्किव, सॉरी खार्किव इज नेम ऑफ दैट सिटी। तो खार्किव पहले रशिया ने कैप्चर किया था, लेकिन खार्किव अभी रिकैप्चर्ड किया है यूक्रेन ने, मतलब वहां से रशियन ट्रूप्स को भगा हुँ, दिया है। मतलब ऐसे ऐसे डी एस्केलेशन और रिकैप्चरिंग का सिलसिला चालू है यूक्रेन का। यूक्रेन ने अभी बाउंस बैक किया है एक तरह से, और वो चाहते हैं कि अभी जो भी रीजन रशिया ने अपने एनेक्स किया था, उसको वापस रिकैप्चर करना है। क्रीमिया क्रीमिया भी अपने पास लाना है वापस। यूक्रेन का ये एजेंडा है। पहले उनका सिर्फ एक डिफेंसिव एजेंडा था, लेकिन अब वो ऑफेंसिव बन चुके हैं। तो ये जो यूक्रेन के ऑफ़ेंसिव या एग्रेशन के पीछे जो कि है यूएस है। यूएसए डेफिनेटली। तो क्या ये तभी से चलता आ रहा है जो कोल्ड वॉर की हम बात सुन रहे हैं? जब हॉट वॉर खत्म हुआ, कोल्ड वॉर शुरू शुरू हुआ, यूएसए रशिया यस के। यस यस। तो क्या ये उसी का हिस्सा है और उसी का एक्सटेंशन है और क्या यूएसए फिर से प्रॉक्सी खेल रहा है? यूएसए प्रॉक्सी खेल रहा है, लेकिन जैसे कि आपने बोला कि ये कोल्ड वॉर का हिस्सा है, डेफिनेटली मैं भी मानता हूँ ये कोल्ड वॉर अभी तक मुझे नहीं लगता खत्म हुआ है। अगर खत्म होता तो फिर जो राइवलरी अभी चल रही है वो चल नहीं रही होती। और जाहिर सी भी बात है, क्योंकि जब जेलेंस्की ये वॉर जस्ट शुरू होने वाला था, यूक्रेन रशिया वॉर जस्ट शुरू होने वाला था, तब बोरिस जॉनसन ने मतलब जेलेंस्की का ये मानना था, या फिर उसका ये रुझान था कि किसी तरह से वॉर वॉर को रोका जाए इस वॉर को, और रशिया के इन्वेजन को रोका जाए, क्योंकि उन्होंने देखा था ना क्रीमिया के ऊपर उन्होंने कैसे एनेक्सेशन किया था। लेकिन उनको ये उनके मेन लैंड के ऊपर होने से बचाना था। लेकिन उसी बीच कुछ महीने बाद या फिर कुछ दिनों बाद बोरिस जॉनसन जो उस वक्त के इंग्लैंड के प्रेसिडेंट थे, यूके के प्रेसिडेंट थे, सॉरी हुँ। प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने दौरा किया यूक्रेन का, और फिर जेलेंस्की को बोले कि नहीं नहीं आप लड़िए, हम आपको एम्युनिशन सप्लाई करेंगे, हम आपको बाकी सब सपोर्ट देंगे, आप बस लड़िए। तो एक तरह से मतलब यूक्रेन को युद्ध में झोंकने की जो साजिश या फिर जो मिस एडवेंचर जो है, वो यूके ने किया है। यूके यूएसए का भी उसमें हाथ होगा ही ना हुँ। डेफिनेटली, क्योंकि ये सब मतलब जो पॉलिटिकल जो चीजें होती है वो ऐसी चीजें नहीं होती कि बस मेरा मूड है यूक्रेन घूमने का तो मैं गया। पूरी स्ट्रेटेजी होती है उसके पीछे। तो मतलब इसमें भी जो यूएसए बड़ा भाई है और जो ये यूरोप है छोटा भाई है। तो ये यस। मिलके मिलके यूक्रेन को इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे पहले करते थे, लेकिन अभी क्या है कि यूएसए खुल के तो नहीं आ सकता क्योंकि खुद तो मतलब ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी का ये है ना सिंबल है खुद यूएसए। तो यस। ऐसे सामने से गन लेके तो नहीं आ सकता ऐसे कि रशिया के साथ, नहीं। क्योंकि उनकी पता नहीं ये राइवलरी जो जब से चल रही है। तो बस किसी ना किसी को इस्तेमाल किया जा रहा है एज़ अ प्रॉक्सी कि एक दूसरे को खत्म किया या जाए। लेकिन उसमें यूक्रेन को समझ नहीं आ रहा है कि यार वो खुद डिस्ट्रॉय हुआ जा रहा है, उसके सब खत्म हो रहा है, लोग मर रहे हैं, फ्यूचर खराब हो रहा है, पूरा खत्म हो रहा है फ्यूचर। और ये ज़ेलेंस्की को मतलब आपको क्या लगता है कि ज़ेलेंस्की को ये चीज़ समझ रही होगी या नहीं होगी, या मतलब कि उसको ये वॉर चालू रखनी चाहिए या खत्म करनी चाहिए? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? अगर सिंपल सेंटेंस में अगर ये बोला जाए कि यूक्रेन की सिचुएशन क्या है, तो यूक्रेन का सैंडविच बन चुका है, क्योंकि अच्छा। यूक्रेन के पास ऑप्शंस बहुत कम है। लड़ने के अलावा वैसे भी उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो यूक्रेन यूक्रेन का स्टैंड उनकी जगह पे बहुत सही है, क्योंकि अगर लड़े नहीं ना तो रशिया वाले उनके घरों में आके बैठेंगे। हुँ। और ज़ेलेंस्की मतलब मैं मानता हूँ कि ही इज़ अ गुड फाइटर, क्योंकि उनके बड़े नेता जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं उस कंट्री के, या फिर जो अभी फिलहाल में जो बड़े नेता माने जाते हैं यूक्रेन में, उन्होंने तो कब का देश छोड़ दिया।
पर इस बंदे ने देश नहीं छोड़ा, वो टिका रहा, वहां पे लड़ता रहा। और उनके पास ऑप्शन भी क्या है, अगर नाटो ज्वाइन कर लेते तो फिर वॉर तो होना ही है वैसे भी, क्योंकि रशिया को यूक्रेन हर हाल में चाहिए। और अगर नाटो ज्वाइन नहीं करते तो भी क्रीमिया तो उन्होंने अनेक्स किया ही था रशिया ने, और उनको एक बफर स्टेट तो चाहिए ही। वॉर वाज इनएविटेबल, उसको तो होना ही था। ये बात जेलेंस्की बिल्कुल जानते हैं कि वेस्ट या फिर यूएसए या फिर नाटो हमारा यूज कर रहा है रशिया के अगेंस्ट, और ही इज हेल्पलेस, कुछ नहीं कर सकता है। हुँ, बहुत इंटेंस और बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है ये एपिसोड। जो लोग ये सुन रहे होंगे मुझे लगता है कि पक्का ऐसी-ऐसी चीज़ें उन्हें समझ में आ रही है, जो दिखती नहीं है ऐसे ऊपर से या लोगों को। लेकिन अंडरनीथ ऐसा चल रहा होता है बहुत कुछ। बहुत कुछ चल रहा था। हमें बस कॉन्सिक्वेंसेस दिखते हैं उसके ऊपर की दुनिया में, उसके असर क्या है, इफेक्ट्स क्या है। लेकिन नीचे बहुत कुछ चल रहा होता है, बहुत ऐसे शक्तियाँ, सुपर पावर्स रहती है जो इन चीज़ों को कंट्रोल करती है। हम बस उससे अफ़ेक्ट हो सकते हैं और कर भी क्या सकते हैं क्योंकि ये सुपर पावर्स अपनी ताकत का इस्तेमाल करके कर सकते हैं आप जो वो चाहें। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है एपिसोड लेकिन एक एपिसोड में इतनी सारी इंटरेस्टिंग बातें भरना बहुत ही मुश्किल होगा। तो मैं ये चाहूँगा कि अभिषेक आप हमारे साथ बने रहिए पार्ट 2 में भी। इसी मुद्दे पे बात करेंगे, यहीं से शुरुआत करेंगे और कुछ ऐसे जो राज़ है ना, वो खोलेंगे आपके साथ। आप व्यूअर्स को मुझे लगता है इंट्रिग कर देते हो अपनी बातों से, क्योंकि मैं भी खुद इंट्रिग हो चुका हूँ। जो जो बातें कहीं भी मैंने सुनी नहीं है, जो आपने हिस्ट्री का रेफ़रेंस दिया, किस तरीके से ट्रीटीज़ का ये रेफ़रेंस दिया। अ, आई होप कि जैसे मुझे बहुत पसंद आया, मुझे इंटरेस्टिंग लगा, उसी तरीके से व्यूअर्स को भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो इसी के रशिया यूक्रेन के पार्ट 2 में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।